अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक लीगल स्टडीज़। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ए लेवल लॉ P1 का चैप्टर 4 है और लेक्चर भी 4 है। और अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो ये ए लेवल्स लॉ और LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और कोई भी एक्सटर्नल LLB वालों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन उसमें भी ये टॉपिक है और ए लेवल लॉ में भी ये टॉपिक है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पाक लीगल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बआसानी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? मतलब स्टैट्यूट्स यानी लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। लॉ पार्लियामेंट लॉ बनाती है और कोर्ट्स का काम होता है, जब कोर्ट्स के सामने केस आते हैं तो उन्हीं लॉज को कोर्ट ने फिर इंटरप्रेट करना होता है। कोर्ट ने फिर वो उसको बताना होता है कि पार्लियामेंट ने इसलिए लॉ बनाया या ये लॉ की ये डेफिनेशन होती है। यानी अगर कोई लॉ अगर कोई स्टैट्यूट क्लियर ना हो तो फिर कोर्ट अपने फैसले में जब कोर्ट डिसीजन करती है, कोई केस डिसाइड करती है, तो उसको फिर कोर्ट अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कर देती है। तो इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स हैं, द कॉमन लॉ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला रूल है लिटरल रूल। लिटरल रूल का मतलब ये है कि कोर्ट उस एक्ट के या उस सेंटेंस के या उस एक्ट के लिटरल मीनिंग जो है ना, जो भी लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में है जो बनते हैं उसके मुताबिक कोर्ट केस को डिसाइड करेगी। कोर्ट ने अपने हिसाब से कोई भी मीनिंग तलाश नहीं करनी। अच्छा, अगर हम ये लेवल्स लॉ की बुक की को देखें तो उसमें क्या है? द रूल डेवलप्ड इन द अर्ली 19th century and has been main rule applied since then. Using this rule, a judge will give words their plain, ordinary or literal in a dictionary meaning, even if the result is not very sensible. कुछ भी रिजल्ट आएगा जज ने उसके लिटरल मीनिंग ही लगानी है। दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉर्ड इशर इन द RC जज ऑफ सिटी ऑफ लंदन कोर्ट व्हेन ही सेड इफ द वर्ड्स ऑफ एन एक्ट आर क्लियर then you must follow them even though they lead to manifest absurdity. The court has nothing to do with the question whether legislature has committed an act. अगर उसके क्लियर मीनिंग है तो उसका कुछ भी मतलब निकलता है, गलत निकलता है, ख़राब निकलता है, कुछ भी एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं तो उसकी परवाह आपने नहीं करनी। उसकी वो जाने और पार्लियामेंट जाने। तो कोर्ट वो कहते हैं कि अगर लिटरल मीनिंग उसके मीनिंग क्लियर आ रहे हैं तो आपने लिटरल मीनिंग ही अडॉप्ट करने हैं, चाहे उसके एब्सर्ड रिजल्ट आ जाए। तो उसके बाद जो है ये केस, उस केस की एग्जांपल दी है लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस बेरीमैन 1946। और इसमें एक और केस भी है, वाइटले वर्सेस चैपल, जिसमें किसी बंदे ने कहा कि इसको इम्पर्सनेट कर दिया, इंटाइटल टू वोट के उसको राइट को उसने कहा ये ही इज़ नॉट इंटाइटल टू वोट। तो उसमें केस कोर्ट में केस का तो उसने कहा जी जो है बंदे का नाम वोटर लिस्ट में है बट इज़ नॉट इंटाइटल टू वोट। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो बंदा इसको इम्पर्सनेट कर रहा है, कह रहा है कि ये गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि इंटाइटलमेंट ऑफ वोट जो है उस बंदे के लिए है जो बंदा जिंदा है। और जी ये उस बंदे का नाम ले रहा है जो बंदा दुनिया में नहीं है। डेड पर्सन को ज़ाहिर इम्पर्सनेट कर दिया है तो इसका मतलब मसला नहीं है, डेड पर्सन इंटाइटलमेंट ही नहीं है उसकी। तो डेड पर्सन इंटाइटल टू वोट नहीं तो उसको इम्पर्सनेट कर भी दिया तो कोई इशू नहीं है। ये केस है वाइटले वर्सेस चैपल 1868। अब दूसरा केस अगर देखें, लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस बेरीमैन 1946। अब इसमें क्या है, एक बंदा रेलवे वर्कर था, वो उसकी डेथ हो गई कि ऑयलिंग पॉइंट वो कर रहा था, वर्क ऑन रेलवे स्टेशन। अब उसकी वीडियो ने कहा कि जी मुझे क्लेम दिया जाए क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है अंडर द फेटल एक्सीडेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर दिस स्टेटेड दैट लुक आउट शुड बी प्रोवाइडेड
फॉर मैन वर्किंग ऑन नियर रेलवे लाइन फॉर द पर्पज ऑफ रिलाइंग ऑन रिपेयरिंग ऑन इट, कि जो भी रेलवे लाइन के करीब रिलाइंग और रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको कंपनसेशन मिलेगी। तो कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट टुक द वर्ड्स रिलाइंग एंड रिपेयरिंग इन देयर लिटरल मीनिंग एंड सेड दैट ऑयलिंग पॉइंट वाज नॉट मेंटेनिंग द लाइन एंड नॉट रिलाइंग ऑन रिपेयरिंग। उन्होंने कहा ऑयलिंग पॉइंट जस्ट ऑयलिंग वो कर रहा था, ऑयलिंग पॉइंट इज रिलाइंग और रिपेयरिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। तो रिलाइंग और रिपेयरिंग को हम लिटरल मीनिंग में देख रहे हैं, उसको उसके मीनिंग में कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे कि अगर उसका कोई और मतलब ले जाए। और फिशर वर्सेस बेल में एक बंदे ने शॉपकीपर ने नाइफ डिस्प्ले की हुई थी सेल के लिए, तो उन्होंने किसी ने कहा कि ये तो ऑफेंसिव वेपन वो सेल कर रहा है। उसने कहा यार ऐसी बात नहीं है, वो इनविटेशन टू ट्रीट है ना, वो सेल थोड़ी, वो ये तो नहीं कह रहा कि ये मेरी छुरी पकड़ के इसको मार दो। तो जस्ट फॉर अगर वो बेचने के लिए अपनी दुकान पे रखा है उसने, तो इट इज़ नॉट, इट डज़ नॉट मीन दैट कि वो किसी बंदे को मारने के लिए वो रखा है। तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। अभी अब देखते हैं गोल्डन रूल जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है लिटरल रूल्स की, कि उसमें किताब वाला क्या लिखता है, दिस रूल्स मॉडिफिकेशन लिटरल रूल एज इट स्टार्ट्स बाय लुकिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स बट जज इज देन अलाउड टू अवॉइड एन इंटरप्रिटेशन दैट वुड लीड एब्सर्ड रिजल्ट। वो कह रहा है कि अगर कोई एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं तो वो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है लिटरल रूल्स को, लिटरल मीनिंग को गोल्डन, उसके कहते हैं गोल्डन रूल। देयर आर टू व्यूज़ ऑन हाउ फार द गोल्डन रूल शुड बी यूज। अब उसके दो व्यूज़ हैं, एक तो हो गया उसका नैरो एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल और दूसरा है वाइडर सेंस। नैरो एप्लीकेशन में एक केस ये है जॉन वर्सेस DPP 1962, उसमें लॉर्ड रीड ने क्या कहा है, इट इज़ कार्डिनल principle applicable to all kinds of statutes that you may not for any reason attach to statutory provision a meaning which words of that provision cannot reasonably bear. If they are capable of more than one meaning then you can choose between those meanings but beyond this you cannot. अब उसमें लॉर्ड रीड क्या कह रहे हैं कि अगर इस किसी वर्ड के दो चार और मीनिंग हों और वो एक मीनिंग फिट ना आ रहा हो तो आप कोई और मीनिंग भी अडॉप्ट कर सकते, कोई और मीनिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है। सो अंडर द नैरो एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल द कोर्ट में ओनली चूज बिटवीन द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आर फ्रेज, यानी जो भी उसके पॉसिबल मीनिंग्स वही कोर्ट ने चूज़ करने, ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई और फजूल मीनिंग बना के नहीं लगा देनी। कोर्ट चूज़ करेगी जो भी पॉसिबल मीनिंग होंगे उसके सही। इफ़ देयर इज़ ओनली वन मीनिंग देन इट मस्ट बी टेकन, अगर उसका सिर्फ एक ही मतलब है तो सिर्फ वही लिया जाएगा, दूसरा कोई और नहीं लिया जाएगा। दिस नैरो व्यू ऑफ द गोल्डन रूल कैन बी सीन इन द प्रैक्टिस एडलर वर्सेस जॉर्ज 1964 एंड आर वर्सेस एलन। ये दो केस हैं, एडलर वर्सेस जॉर्ज एंड आर वर्सेस एलन केस है। तो एडलर वर्सेस जॉर्ज 1964 का केस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920 made an offence to obstruct Her Majesty's force in the vicinity of the prohibited place. The defendant had obstruct HM forces in their base, the prohibited place. The defendant argued that they were not guilty as the literal meaning of the act did not apply to anyone in the prohibited place. It only applied to those in the vicinity. It should that is outside but close to. उन्होंने कहा कि उसकी जो उसके नियर बाई जो प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं या प्रोहिबिटेड प्लेसेस में किसी को रोकता है तो फिर वो बन जाएगा, किसी फोर्सेस को रोकता है तो वो ऑफेंस। उन्होंने कहा मैंने वहाँ नहीं रोका लेकिन वो नियर टू था, मैंने वहाँ रोका, लेकिन यहाँ पे गोल्डन रूल नहीं लगेगा। लेकिन तो कोर्ट ने क्या कहा, द डिविजनल कोर्ट फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी एंड इट वुड बी absurd if those causing an obstruction outside the prohibited place were guilty, but anyone inside was not. The word should be read being in or in the vicinity of prohibited place. ये देखें ना, उसके अंदर या उसकी विसिनिटी में वो ये दोनों चीज़ें देखना चाहिए। तो वो बंदा जो डिफेंडेंट गिल्टी है तो उसके करीब भी उसने अगर प्रोहिबिटेड प्लेस के उनको रोका है तो भी वो इसी में आते हैं कि वो प्रोहिबिटेड प्लेस में ही आता है। और दूसरा डिफेंडेंट आर वर्सेस एलन 1872 का केस है। डिफेंडेंट ट्राई टू मैरी अगेन व्हाइल ही वाज स्टिल मैरिड। अब ये भी मसला आ गया। ही वाज चार्ज अंडर सेक्शन 57 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट 1861 व्हिच मेक्स इट एन ऑफेंडर फॉर whose over been married shall marry again without previous marriage ended।
अब ये तो मसला हो गया ना, री मैरिज उसने कर ली, पहली मैरिज उसकी हुई थी, उसने फिर और मैरिज कर ली, तो वो कह रहा है अब उसने क्या कहा, डिफेंडेंट आर्गुड दैट ही कुड नॉट बी गिल्टी एज द सेकंड मैरिज वाज वॉइड, तो कह रहा दूसरी मेरी मैरिज तो वैलिड ही नहीं थी। यानी आपके तो अगर हम देखते हैं तो मेरी दूसरी मैरिज वैलिड नहीं थी, तो वाइड थी, तो लिहाजा वो तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कोर्ट ने फिर द कोर्ट यूजिंग नैरो एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल डिसाइडेड दैट शैल मैरी शुड बी इंटरप्रेटेड एज गोइंग थ्रू अ सेरेमनी ऑफ मैरिज, सो डिफेंडेंट वाज गिल्टी। मेरा यार तुम मैरी कर रहे हो तो वो उसको उस मतलब ये वही लिया जाएगा कि वो आपने मैरिज सेरेमनी पूरी मैरिज सेरेमनी आपने की है, यू आर द गिल्टी। यानी मैरिज अगर आप मैरिज करने भी जा रहे हो, आपका पर्पस तो वही था ना, तो इसका मतलब आप गिल्टी हो। इफ एनी ओवर मीनिंग वर गिवन टू दीज वर्ड्स द ऑफेंस वाज इनटेग्रल। तो एक तो ये एडलर वर्सेस जॉर्ज 1964, एर वर्सेस एलन 1872, ये दो केसेस की एग्जांपल हैं। अब वाइडर एप्लीकेशन अगर उसकी कहें गोल्डन रूल की, द सेकंड वाइडर एप्लीकेशन ऑफ द गोल्डन रूल इज वेयर द वर्ड्स हैव ओनली वन क्लियर मीनिंग, तो उसका एक ही क्लियर मीनिंग है तो फिर दूसरा गोल्डन रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उसको वो नहीं और मीनिंग चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ दैट मीनिंग वाज यूज्ड इट वुड लीड टू रिप्यूगनेंट सिचुएशन, अगर कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन आ जाती है यानी या बदले वाली या कोई बहुत सीवियर या कोई बहुत ख़राब कोई गंदी मतलब ऐसी गंभीर हालात आ जाते हैं, एज अ रिजल्ट विच शुड नॉट बी अलाउड, इन सच केस जज विल मॉडिफाई द वर्ड्स, जज फिर मॉडिफाई करेगा स्टैचूट को अवॉइड दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए। अब देखें इसमें केस है आर वर्सेस री सिगवर्थ 1935। अब देखें ना, एक बंदे ने अब एक बच्चे ने एक बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया उसकी जायदाद हथियाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि जी इसने जायदाद लेने के लिए अफेंस किया है, हालांकि वो अफेंस तो वो बन गया उसका, वो कत्ल का जो मर्डर का वो चार्ज लगेगा, लेकिन उसने किया क्यों, जायदाद लेने के लिए। अगर वो उसकी माँ पैसे भी मर जाती तो वैसे भी वो ही वॉज अलाउड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हर मदर हिज मदर। तो लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि उसने ये सिचुएशन बनाई है, गलत काम किया है, लिहाजा वो ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिसीव द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हिज मदर। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, द इफेक्टिव द कोर्ट वाज राइटिंग इनटू दैट इशू वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू इनहेरेंट वेयर दे हैड किल्ड द डिसीज। उसने वो राइट क्रिएट किया है गलत तरीके से, हालांकि अगर उसकी माँ वैसे मर जाती तो फिर भी वो इनहेरिटेड उसको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिल जानी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं। अब ये रिप्यूगनेंट सिचुएशन आ गई है, ये और बड़ा गंभीर सिचुएशन आ गई, उस बंदे ने वो राइट आप क्रिएट करने की कोशिश की है गलत तरीके से, लिहाजा ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ। अब इसका नंबर 3 है मिसचीफ रूल। अगर गोल्डन रूल और लिटरल रूल से बात नहीं बन रही तो मिसचीफ रूल लगा दे जाएगा। दिस रूल गिव्स अ जज मोर डिस्क्रिशन व्हेन इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन दैट प्रीवियस टू रूल्स देन द प्रीवियस रूल। द डेफिनेशन ऑफ अ रूल कम फ्रॉम हेडन्स केस 1584 where it was said that there were 4 points the court should consider। अगर ये हेडन्स केस में ये कोर्ट ने ये कहा गया कि ये 4 पॉइंट कोर्ट को कंसिडर करेगी। वट अब देखना क्या है कि वट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ एक्ट। इस एक्ट को बनाने से पहले कॉमन लॉ क्या कहता था, ठीक है। वट वाज अ मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, कि कौन सी ऐसी रेमेडी थी जो कॉमन लॉ ने प्रोवाइड नहीं की तो जिसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया। अब ये देखना है कि पार्लियामेंट बनाना क्या चाह रही थी, पार्लियामेंट बनाया क्यों एक्ट, ये असल बात ये हो रही है। What was the remedy Parliament hath resolved and appointed to cure the disease of commonwealth, कि कौन सी रेमेडी प्रोवाइड की है इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने कौन सी वो जो कोई प्रॉब्लम रिमूव ख़त्म करने के लिए कौन सी रेमेडी लगाई है, उसका मकसद क्या था, और व्हाट वाज द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी, और उसकी रीज़न क्या थी वो रेमेडी देने की। तो फिर ये चीज़ें देखी जाएंगी कि पार्लियामेंट की असल इंटेंशन इसमें क्या थी, पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट बनाने की रीज़न क्या थी, ठीक है। तो ये रूल तब लगेगा जब मिसचीफ और गोल्डन रूल और लिटरल रूल काम नहीं आएगा, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये क्या इसमें क्या हुआ है। अब देखें, देन द ऑफिस ऑफ द ऑल जजेस इज अलाउड टू मेक सच कंस्ट्रक्शन एज
suppress the mischief and advance remedy. Under this rule, therefore, the court should look to see what the law was before act was passed. पहले लॉ, इस एक्ट पास होने से पहले लॉ क्या था, मतलब वो एक्ट बनाया किस वजह से था. इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट गैप और मिसचीफ द एक्ट वाज इंटेंडेड टू कवर. एक्ट ये क्या कवर करने के लिए एक्ट बनाया था, फिर ये मिसचीफ रूल लगाएंगे. तो अब ये आगे अगर हम देखें तो वन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ मिसचीफ रूल वाज इन कोर्ट्स वर्सेस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस 2011. द defendant was charged with an offence under section 72 of the Highways Act 1835, riding a carriage on footpath by riding a Segway scooter. The meaning of motor car in section 185 of the Road Traffic 1988 was also considered. It was defined as mechanically propelled vehicle. The defendant denied that Segway scooter was not a mechanically propelled vehicle intended to adapted for use on road. अब देखें ना, वो एक बंदा उसको मतलब कैरेज ले जाना वहाँ मना था. तो अब देखें, लॉर्ड जस्टिस भी यूज मिसचीफ रूल सेट अ मोटर व्हीकल इज़ अ कैरेज. उसने कहा मेरा मोटर व्हीकल है, वो इलेक्ट्रिक, वो कैरेज में नहीं आता. लेकिन उसने कहा देखो अब बता, वो जज क्या कह रहा है, बट अ मोटर व्हीकल इज़ अ कैरेज बट इट डज नॉट फॉलो फ्रॉम द दैट कैरेज मस्ट बी अ मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल एक कैरेज है, कैरेज को मोटर व्हीकल होना ज़रूरी नहीं है. Indeed, something which is not motor vehicle can nonetheless be carried for this purpose. It was decided that Segway scooter was a carriage. कहता कि यार ये इसको कैरेज ही कंसिडर को, कह रहा है मेरा तो कैरेज नहीं है, मेरा तो सेगवे स्कूटर है. अब कैरेज लाना मना है, मोटरसाइकिल लाना तो नहीं मना. तो उसने कहा नहीं कि मोटरसाइकिल भी उसमें ही डेफिनेशन में आएगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट सेगवे स्कूटर वाज अ कैरेज अंडर सेक्शन 72 एंड द डिफेंडेंट वाज गिल्टी. इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस that judge was putting this own interpretation of parliament terms. इसमें एक और केस है एलियट वर्सेस ग्रे 1960, जिसमें वो कार पार्क की होती है रोड पे और उसके जो है ना जो उसकी टायर नहीं होती और वो वायलेशन है उसकी. उसमें कहा कि ये वायलेशन है इसकी कार को रोड पे पार्क करना. तो डिफेंडेंट ने ये कहा कि वो उसमें तो भाई मेरे तो टायर तो थे ही नहीं, कार तो वैसे ही खड़ी थी. डिफेंडेंट आर्ग्यू दैट कार वाज नॉट बीइंग यूज्ड ऑन द रोड, इट वाज नॉट एबल टू ड्राइव. टायरों के बगैर खड़ी थी तो ये रोड पे खड़ी होने के काबिल ही नहीं है. तो इसको तो ये नहीं है होना चाहिए कार की डेफिनेशन में या पार्किंग की डेफिनेशन में. व्हाइल इंटरप्रेटिंग दैट द कोर्ट अप्लाइड मिसचीफ रूल एंड डिसाइडेड दैट कार वाज बीइंग यूज्ड ऑन रोड. कार रोड पे तो थी ना. इट वाज हैजर्ड्स टू अदर रोड यूजर्स एंड इट नीडेड टू इंश्योर द in case of an accident or case causing accident. This act was aimed to ensuring road users were compensated if injured by accident. उन्होंने कहा ये एक्ट का मतलब ये था, वो कहता है जी मेरी कार तो उसके ऊपर टायरों पे नहीं थी, ड्राइव नहीं हो सकती, वैसे खड़ी थी. उसने कहा एक्ट क्या कहता था, एक्ट ने भी तो वही मना किया था कोई कार रोड पे ना आए जिसमें एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए और लोगों के लिए खतरा ना हो. तो एक्ट का मकसद ये था. और आपने जो कार उधर खड़ी की उससे भी यही हो सकता था. तो लिहाजा आपकी जो कार मिसचीफ रूल लगा के इस डेफिनेशन में आती है कि वो वहाँ पे पार्क हुई है जिससे लोगों को खतरा है. अच्छा, उसके बाद जो है एक है पर्पसिव अप्रोच. पर्पसिव अप्रोच क्या है, दैट देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज एन आर्गुमेंट दैट इवन इफ देयर वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट देयर वुड स्टिल बी वेरिएशन इन विच रूल जजेस वुड यूज. This has been shown in New Zealand, which has a law that encourages interpretation as well that best ensure that attainment of object of the act. अब देखिए पर्पसिव अप्रोच जो है वो मिसयूज से भी बियॉन्ड जा रहा है. इसमें असल इसमें देखा जाना है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. अब अगर हम देखें तो इसका सेकंड पैराग्राफ, द पर्पसिव अप्रोच गोज बियॉन्ड द मिसचीफ रूल दैट कोर्ट इज नॉट लुकिंग सी व्हाट गैप was in old law. The judge are deciding what they believe parliament meant. वो अब देखिए ना, वो कहेंगे उसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट का मकसद क्या था, क्या अचीव करना मकसद था जिसकी वजह से मिसचीफ रूल नहीं लगाए जिस वजह से ये एक्ट बनाया. हाँ, अगर देखते हैं हम उसने कहा ठीक, हम देखते हैं कि अगर प्रीवियस लॉ में कोई इसका लॉ बनाया, क्यों बनाया, प्रीवियस लॉ में इसका कोई था या नहीं था, इसको छोड़ो. ये देखो कि पार्लियामेंट ने क्या करना क्या चाहती थी पार्लियामेंट. तो पर्पसिव अप्रोच में the champion of this approach in English law was Lord Denning. His attitude towards statutory interpretation was shown when he said in the case Megger and Street
मैगर एंड एस.टी. मेलन्स वर्सेस न्यूपोर्ट कॉरपोरेशन 1950। अब उसने लॉर्ड डैनिंग ने इसमें क्या क्या कहा, वी सिट हेयर टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैरी आउट एंड वी डू दिस बेटर बाई फिलिंग इन द गैप्स एंड मेकिंग सेंस ऑफ द एनेक्टमेंट देन बाई ओपनिंग इट अप टू द डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। अब देखो उसने कहा कि हम यहाँ जो काम उसकी इंटेंशन फाइंड करने के लिए बैठे हैं, किसकी, पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट इसमें कहेगी, जो जो उसने पार्लियामेंट ने कहा है, हमने वही अडॉप्ट करना है। अब उसको उस पर कुछ क्रिटिसाइज़ किया लॉर्ड साइमंड्स ने। लॉर्ड साइमंड्स कॉल्ड लॉर्ड डैनिंग्स अप्रोच a naked usurpation of the legislative function under the thin the use of interpretation, and pointed out that if gap is disclosed the remedy lies is an amending it। करेगा अगर वो गैप ही आप वो जो अगर वो इसका मतलब आपके आप क्या मतलब है कि आपको एक्ट को अमेंड कर रहे हो। अब वो another judge Lord Scarman said if parliament says one thing but means another it is not under the historic principles of the common law। अब वो कहता है उसके अगर पार्लियामेंट कुछ कह रही है मीनिंग कुछ और नहीं करते तो ये थोड़ा मसला हो जाएगा। दिस भी शोज अ प्रॉब्लम विद द पर्पजिव अप्रोच। उसमें ये पर्पजिव अप्रोच की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर मकसद है कि पर्पजिव अप्रोच का मतलब है कि व्हाट वाज द इंटेंशन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने किस लिए लॉ बनाया है, तो ये यही पर्पजिव अप्रोच है। इसमें कुछ केसेस हैं आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ 2003 और बाकी भी एक दो केसेस हैं। और अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है और किस वर्ड्स के रूल्स क्या हैं, ठीक है। इन एडिशन टू द 4 मेन रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जजेस हैव डिवॉल्व्ड रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू हेल्प मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज क्लियर। अब उन्होंने लैंग्वेज के रूल कुछ जजों ने बनाए थे। एडजुसिंग जनरलिस रूल, the express mention of one thing exclude others in expressio unius exclusio alternatives and a word is known by company it speak nostriter ask this। अब ये 3 चीज़ें हैं, पहला क्या है एडजुसिम जेनेसिस रूल, दूसरा क्या है द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड अदर, और तीसरा वर्ड्स इज नोन बाय कंपनी इट स्पीक्स। ये अब तीन रूल। Adjacent genesis rule में क्या है that this rule states that where there is a list of specific words followed by some general words, then the general words are limited same kind of items as specific word। This is easier to understand। अब कहते हैं कुछ वो specific words और followed by general words, तो general words की थोड़ी सी वो कम हो जाएगी वैल्यू, specific words को ज़्यादा आगे कर लिया जाएगा। इसमें क्या है हॉब्स वर्सेस सीजी रॉबर्ट लंदन 1970 केस है। अब अगर हम हॉब्स वर्सेस सीजी रॉबर्ट्स लिमिटेड 1970 केस डिस्कस करें तो वो एक बंदा काम करा तो उसको ब्रिक वर्क हुआ तो उसको ना आँख में कुछ चला गया, लग गया, तो उसने कहा क्लेम किया कि जी मुझे ही क्लेम कंपनसेशन अंडर द कंस्ट्रक्शन जनरल प्रोविजन रेगुलेशन 1960। उन्होंने कहा ये रेगुलेशन के तहत मुझे कंपनसेशन दो। अब दीज रेगुलेशन इम्पोज ड्यूटी ऑन एम्प्लॉयर to provide goggles for the workmen when breaking, cutting, dressing or carrying stone, concrete, slag or similar material। अब उन्होंने कहा कि उसने तो ये चीज़ें कही हैं, एक्ट कह रहा है कि गॉगल्स उसको प्रोवाइड करें कि जब वो ब्रेकिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो या ड्रेसिंग और कैरिंग स्टोन, कंक्रीट, स्लैग और सिमिलर मटेरियल, लेकिन जो ब्रिक है ना वो इस मटेरियल में नहीं आती। लिहाजा इस पे ये रूल्स ऑफ वर्ड जो वर्ड्स लिखे हैं वही हमने उसको देखना है, और उसके जो स्पेसिफिक वर्ड हैं फॉरवर्ड बाय अदर वर्ड हैं, स्पेसिफिक वर्ड जो उनके मीनिंग लेने, बाकी और हमने कोई उसका मीनिंग नहीं लेना। इसमें और भी केसेस हैं। एलन वर्सेस एमर्सन 1944 केस है, कोई थिएटर्स वाला कोई द कोर्ट हैड टू इंटरप्रेट फ्रेज थिएटर्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट एंड डिसाइड दैट इफ अप्लाइड टू अ फेयर ग्राउंड as there was only specific words theatres, it was decided that a fun fair did come under the general term place of amusement। अब जो है ना थिएटर्स की डेफिनेशन डिफाइन करना, तो वो प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट है तो वो भी उसी में आना, क्योंकि वो ऑन है फेयर ग्राउंड वो थिएटर है, तो ये अम्यूजमेंट भी उसी पे आता है। तो उन्होंने कहा ये भी अम्यूजमेंट पार्ट से वो भी थिएटर की डेफिनेशन है। अब उसमें एक और है फ्लैक वर्सेस बैटरी 1988 केस है। तो टाइम थोड़ा होता है इसलिए मैं किसी को मतलब वो जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपने वो भी करने हैं। अब अगर एक्सप्रेसिव यूनिस एक्सक्लूसिव अल्टरिस
अल्ट्रियस द मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड अदर, ये रूल है। अब मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड अदर, बाकी को छोड़ दे, एक चीज़ मेंशन करें। वेयर देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स देन द एक्ट अप्लाइज ओनली आइटम्स इन द लिस्ट। तो स्पेसिफिक वर्ड है जो फॉलो, जनरल वर्ड फॉलो नहीं करे तो जो लिस्ट में आइटम्स हैं उसी को चूज़ कर लेना है। इसके लिए इसमें केस है टेम्पलर, वो टेम्पलर किलनर ना 1846 का केस। तो उसके बाद है जी एक केस है आर वर्सेस इनहेबिटेंट्स ऑफ स्लेजले 1831 केस है, वेयर द रेट्स कुड बी चार्ज ऑन लैंड टाइटल्स एंड कोल माइंस, रेट्स कुड नॉट बी चार्ज ऑन एनी माइन अदर देन कोल माइन। अब कोल माइन के लिए रेट जो चार्ज करें वो किसी और के लिए भी चार्ज नहीं हो सकती, उसी में आएंगे। से और अगला रूल है ये वर्ड्स नोन बाई कंपनी इट कीप्स सोइस। In this rule, words must be looked in the context interpreted accordingly. It involves looking at another words in the same section or section of the act. देखो इसमें एक Inland Revenue Commission versus Ferrer 1965. When the same section very important, where the section set out the rules for interest, annuities or annual interest. लेकिन एनुटीज और एनुअल इंटरेस्ट की उसने बात की तो कहेगा वो एक इंटरेस्ट वाली ही कंपनी है ना। मतलब क्या है ना कि वो वर्ड जिस कंपनी से बिलोंग करता है, तो वर्ड किस कंपनी से बिलोंग करेगा, इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों से। द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन कुड हैव मेंट बाय एनी इंटरेस्ट पेड वेदर डेली, मंथली और एनुअली, बिकॉज ऑफ द वर्ड्स अदर एनुअल इंटरेस्ट इन दिस सेक्शन इट वाज डिसाइडेड द इंटरेस्ट ओनली मेंट एनुअली। अगर देखें ना वो इंटरेस्ट उसी वो एनुटी से बिलोंग करता है, एनुअल इंटरेस्ट से बिलोंग करता है, तो फिर वो उसको ज़ाहिर है एनुअल इंटरेस्ट ही कंसिडर करें। नॉर्मली भी इंटरेस्ट एनुअल ही उसको चार्ज बिलोंग करता है, एनुअल से ही हम भी कहते हैं ना सालाना इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फिर एनुअल ही में ही कंसिडर किया जाता है। अब इसमें और भी दो तीन केसेस हैं। अब हम आते हैं इंस्ट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रिंसिक एड। इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला ये क्वेश्चन इस दफ़ा पेपर में भी आया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इसमें फंसे भी हैं, लिहाजा चले हम डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रिंसिक एड्स क्या होती हैं इंटरप्रिटेशन की? इंस्ट्रिंसिक इंटरनल चीज़ें, जो एक्ट के अंदर की चीज़ें हैं, जो एक्ट के इंटरनल चीज़ें, जो एक्ट के अंदर ही बता दिया जाता है। इसका मकसद क्या है? यानी लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल जो है उसमें जो है उसका जो लॉन्ग टाइटल उसमें सारा कुछ लिखा होता है, पता चलता है कि एक्ट इस काम के लिए बनाया है, ठीक है। यानी अगर हम कोड्स पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984, अब उसमें देखें ना पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, ये पुलिस और क्रिमिनल एविडेंस का कलेक्ट करने के लिए ये बनाया गया। उसके बाद है प्रीएम्बल। ओल्डर जो स्टैट्यूट से पहले होते थे उसमें शुरू में प्रीएम्बल लिखा होता। प्रीएम्बल में उसकी सारी थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री लिखी होती थी, तो शॉर्ट हिस्ट्री में सारी चीज़ें लिखी थी कि ये इसका मकसद ये था, इसलिए ये बनाया गया है, तो ये इस पर लगेंगे। और अदर यूजफुल इंटरनल एड्स हैं हेडिंग्स। देखिए कुछ सेक्शंस की हेडिंग दी थी कि फर्ज करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें प्रेसिडेंट का सेक्शन है, हेडिंग प्रेसिडेंट आ जाएगी, उसके अंदर प्रेसिडेंट की सारी क्वालिटीज़ जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो आ जाएंगी। हाई कोर्ट वाला सेक्शन है तो हाई कोर्ट की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हेडिंग्स में भी, हेडिंग भी इंटरनल एड है, आपको बताती है कि ये कैसे इंटरप्रेट होना है। और स्केड्यूल्स, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल किस लिए बनाए गए? स्केड्यूल में प्रोसीजर लिखा होता है, तो स्केड्यूल भी आपको वो चीज़ें बताएंगे कि ये इस काम के लिए बनाए गए हैं। और मार्जिनल नोट्स, जो मार्जिनल नोट्स एंड पे ना नीचे वो कुछ नोट्स लिखे होते हैं, कुछ एक्ट्स की समझ नहीं आ रही होती तो नोट्स से आप वो पता कर लेते हैं कि ये नोट इस काम के लिए ये इसमें बताया गया। और इंटरप्रेटिव सेक्शन है, इंटरप्रेटिव सेक्शन उसमें भी बने होते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सो एंड सो, वो इंटरप्रेट किया होता है, बताया होता है कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया। ये तो इंटरनल एड्स होंगी, इंटरनल जो एक्ट के अंदर होती हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, कुछ एक्सटर्नल एड्स हैं तो जो आपको बताती हैं कि एक्ट किस लिए बनाया गया। उसमें क्या था? पार्लियामेंट, प्रीवियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन सेम टॉपिक। प्रीवियस एक्ट्स क्या था उसी टॉपिक पे, वो किस लिए बना, वो उसका मकसद क्या था। तो अब जो नया एक्ट है वो भी ज़ाहिर इसी पे होगा ना, अगर उसको रिमूव करें। और अर्लियर केस लॉ, द हाई कोर्ट द ग्रेटर अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन, कि कोई इसका केस लॉ वो भी ज़ाहिर आपको बता देगा कि इसमें ये चीज़ें। हिस्टोरिकल सेटिंग, कोई हिस्टोरिकल अगर कोई वाक़या पेश आया वो उस एक्ट से रिलेटेड, उसको लॉ से रिलेटेड तो बताएगा कि ये लॉ उस वजह से बनाया गया है। अब उसमें डिक्शनरीज ऑफ द एक्ट, जो डिक्शनरी शाया होती है। और उसकी कुछ और एक्सटर्नल एड्स हैं। हैंजर्ड, हैंजर्ड क्या है? हैंजर्ड वो है ऑफिशियल रिपोर्ट है
जो जो द हैंसल्ड इज द ऑफिशियल रिपोर्ट व्हाट वाज सेड इन द पार्लियामेंट एक्ट वाज डिबेटेड, उसकी डिबेट में जो चीज़ें वो होती हैं उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। और रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन बॉडीज़ की रिपोर्ट हैं वो भी बताती हैं, ये इसलिए बनाया गया। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो अगर उस एक्ट के थ्रू हुए हैं तो वो भी आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन वो बताएंगे कि ये एक्ट का मकसद ये था। तो ये था आज का हमारा स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। कुछ थोड़ी सी यूरोपियन यूनियन का देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन लॉ ऑन द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 ऑन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अब यूरोपियन अप्रोच क्या कहती है? द यूरोपियन अप्रोच, द पर्पस अप्रोच इज द यूरोपियन अप्रोच, द पर्पस अप्रोच प्रेफर्ड बाई मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। वो पर्पस अप्रोच को लेते हैं इन देयर ओन लेजिस्लेशन। इट इज़ आल्सो द अप्रोच दैट had been adopted by the Court of Justice of the European Union in interpreting European Union law. This approach, this influence of the European preference for the purposive approach. और वो purposive approach को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि इंग्लिश जजेस इन टू से अब क्या है कि दे हैव एक्सेप्टेड द purposive approach is correct to the use of dealing with European Union। और दूसरा कि using purposive approach for European Union has made judges accustomed to it and therefore more likely to apply it। तो यूरोपियन यूनियन अप्रोच क्या है? वो पर्पस अप्रोच है। और उसका इम्पैक्ट क्या है? द सेक्शन 3 ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998, द सेक्शन 3 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 says that as far as it is possible to do so, legislation must be read and given effect on the way which is compatible with the European Convention। तो ये अब हमारा टॉपिक जो है आज बहुत डिटेल से डिस्कस हो गया है। तो ये टॉपिक है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, ए लेवल्स लॉ, LLB यूनिवर्सिटी लर्निंग, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी मिलती रहे। और अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहें, हमसे कोई ट्यूशन लेना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चला है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए